बंगाल के 294 सीट पर एक एग्जिट पोल आ गया है। एक नहीं, कई सारे एग्जिट पोल आ गए हैं और वो उसमें से 95% जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं। यानी कि बंगाल में बीजेपी इस बार सरकार बना रही है। अब एक सिलसिलेवार तरीके से ये बता देते हैं कि कौन से जो एजेंसी हैं उन्होंने क्या क्या दावे किए हैं। सबसे पहले तो चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी को 130 से 140 सीट के बीच आ सकता है। बीजेपी को चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने 150 से 160 सीट बताया है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें आ सकती है। इसके बाद पोल डायरी पर आते हैं। पोल डायरी एजेंसी ने यह कहा है साहब कि 99 से 127 सीटें जो हैं वो टीएमसी जीत सकती है और 142 से 141 सीटें वो बीजेपी के खाते में जाएगी। अन्य जो है वो 5 से 9 सीटों पर आ सकते हैं। इसके बाद आप आए मैट्रिज पर। मैट्रिज ये कह रहा है कि साहब 125 से 140 सीटें टीएमसी जीत सकती है। 146 से 161 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आएगी और अन्य 6 से 10 सीटें। पी मार्क की बात करें तो 118 से 138 सीटें ये टीएमसी को बता रही हैं, 150 से 175 ये बीजेपी को बता रही हैं और अन्य को ये शून्य का आंकड़ा दे रही हैं। जनमत पोल्स की बात करें तो 195 से 205 ये टीएमसी को दे रही हैं और 80 से 90 ये बीजेपी को बता रही हैं और 1 से 4 सीटें ये अन्य के खाते में डाल रही हैं। तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 148 का है। और अगर आप देखेंगे जिन जिन एजेंसी का हमने नाम लिया उनमें से अधिकांश जो है वो बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बना रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथी विनय सुल्तान हैं। सुल्तान, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या इस पे भरोसा कर लिया जाए? इस अगर क्योंकि बहुत बार एग्जिट पोल सही साबित नहीं भी होते हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उस पे हम सहमत हैं या फिर देखिए तस्वीर अलग हो सकती देखिए है? सूरज, हमने इतिहास में ये बार-बार देखा है कि एग्ज़िट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। जी। लेकिन हमारे पास में जो अभी आंकड़े मौजूद हैं हुँ, उसी के ऊपर हम एक तर्जिया, एक विश्लेषण, हुँ, एक एनालिसिस पेश कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो 2 एग्ज़िट पोल ऐसे हैं जो कि टीएमसी को बढ़त दिखा रहे हुँ, हैं। जिसमें पीपल्स प्लस है जो कि 177 से 187 सीट जो है हुँ, टीएमसी को दे रहा है। उसके अलावा जनमत जनमत पोल्स पोल्स। है जो कि 195 से 205 जो है हुँ, वो टीएमसी को दे रहा है। तो जी। 7 में से 2 ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पे टीएमसी की सरकार बनवा रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने भी बयान देके ये बोला है कि वो 200 सीट कम से कम 2 तिहाई लेकर लेके आ एग्ज़ैक्टली। रही, 2 हुँ, तिहाई बहुमत जो है वो लेके आ रही हैं। हुँ, और यही स्थिति जो है वो बनती हुई और दूसरी तरफ जो है 5 के तकरीबन जो एजेंसीज़ हैं वो बीजेपी को वहाँ पे जितवा रही बहुमत हैं, दे रही हैं। बीजेपी को बेहतर सीट दिलवा रही हैं। यही बंगाल का चुनाव था जिसमें पिछली बार जो है एग्ज़िट पोल पूरी तरीके से विफल साबित विफल हुआ। साबित हुए थे हुँ, और टीएमसी एक तरीके से सत्ता में आई थी। उस समय प्रशांत किशोर टीएमसी का पूरा कैंपेन मैनेज कर रहे थे हुँ, और उस समय प्रशांत किशोर ने भी ये कहा था कि अगर जिस तरीके के एग्ज़िट पोल हमारे सामने आ रहे हैं, अगर उसी हुँ, तरीके के नतीजे आए तो मैं राजनीति करना छोड़ छोड़ दूँगा। दूँगा। तो ये प्रशांत किशोर की तरफ से उस समय कहा गया था। हुँ, बहरहाल इस चुनाव में 3-4 बातें जो हैं वो बहुत ख़ास हैं। हुँ, उसको अगर हम थोड़ा-सा विश्लेषण उसके ऊपर करें, जी। तो हम कुछ डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ, पहली चीज़ ये है कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट हुई है हुँ, हुँ, बंगाल में, वो हुँ, ऐतिहासिक है। और वो ऐतिहासिक इस मायने में है क्योंकि ये लगातार जो है टसल का इश्यू रहा है। हुँ, जब वहाँ पे लेफ्ट की गवर्नमेंट थी तब भी रहा है और उसके बाद में जब जो सरकारें आई उस समय भी रहा है कि सेंट्रल की तरफ से कितनी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को लगाया जा रहा है। हुँ, सीआरपीएफ को कितना डिप्लॉय किया जा रहा है, बीएसएफ को कितना डिप्लॉय किया जा रहा है हुँ, हुँ, और सीआईएसएफ को कितना डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके ऊपर लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है, हुँ, वो लगातार बहस में रहती है केंद्र सरकार के साथ में और ये हमने लेफ्ट के समय में भी देखा है। एक मेरे को याद है 2006 के इलेक्शन के समय कि उस समय सीताराम येचुरी नेता हुआ करते थे सीपीएम के और उन्होंने ये कहा उस समय भी कांग्रेस की जो सरकार थी उसने बहुत सारी जो है हुँ, डिप्लॉयमेंट वहाँ पे की थी। 2011 के इलेक्शन में भी ये हुआ था, 2009 के इलेक्शन में भी ये हुआ था कि इस किस्म का टकराव हमको देखने को मिला था। 2009-2011 के इलेक्शन में मेरे को याद है कि सीताराम येचुरी उस समय सीपीएम के नेता हुआ करते थे हुँ, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी केंद्र में और यूपीए से अलग हो चुका था सीपीएम। लेफ्ट। हुँ, तो उन्होंने ये कहा था कि आप कुछ भी भेजिए, कितनी भी फ़ौज भेज दीजिए, लेकिन आप वोटर्स जो हैं, वो नहीं भेज पाएँगे हुँ, बंगाल में और 2011 में हमने देखा कि एक 34 साल के लंबे शासन के बाद में हुँ, सीपीएम वहाँ पे ढहती हुई दिखाई दी और सीपीएम अब जो है इर्रेलेवेंट एक तरीके से बंगाल तस्वीर के से गायब है। हाँ, हुँ, पॉलिटिक्स में हो चुकी है। तो ये स्थिति हमको अभी दिखाई दे रही है और इस बार सबसे बंगाल ज़्यादा में। आप देखोगे सेना करीब 3 से 4 लाख। 3 से ऐतिहासिक डिप्लॉयमेंट है, तो पहली इतना बात कभी ये हुआ थी नहीं कि था। यहाँ पे जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट क्योंकि आप
बंगाल को इस तरीके से नहीं, बंगाल की राजनीतिक तासीर जो है वो दूसरे राज्यों से अलग है। बिल्कुल। बंगाल में हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में कि वो पार्टी सोसाइटी है। हुँ, इसका ये मतलब हुआ कि पार्टी का पूरी तरीके से नियंत्रण है समाज पे। हुँ। समाज के हर पहलू पे, हर हिस्से पे, जहाँ चाहे वहाँ पे किसी किस्म के पर्व मनाए जा रहे हैं, चाहे त्योहार मनाए जा रहे हैं, चाहे छोटा-मोटा कुछ भी हो रहा है। कार्यकर्ता लेवल को लेके आप बात कर कार्यकर्ता रहे हैं? लेवल को लेके, और वहाँ पे क्योंकि क्लब कल्चर रहा है पूरे बंगाल में, फुटबॉल क्लब्स रहे हैं, हुँ, यूथ क्लब्स रहे हैं। हुँ। पार्टी एक तरीके से उनको चलाती है, लगातार फंड करती है। वो जो यूथ क्लब्स हैं वो एक तरीके से पंडाल का आयोजन करते हैं और उससे उनकी कमाई होती है। तो एक एक पैरेलल जो है हुँ, पार्टी एक अपना सिस्टम चला के रखती है और पुलिस प्रशासन जो है उसी पार्टी के सिस्टम के अंतर्गत ही आता काम है। करता है। तो वहाँ पे पुलिस भी जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के कारिंदों की तरह काम करती हुई दिखाई दे रही है, और ये अभी से नहीं है। बहुत बढ़िया। ये सिद्धार्थ शंकर रे की गवर्नमेंट को हम ये मानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान सिद्धार्थ शंकर रे की जो गवर्नमेंट थी, हुँ, उसको इसकी शुरुआत मानते हैं। उसके बाद ज्योति बसु ने उसी अ, सिस्टम को जो है और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया, मतलब हुँ, और ज़्यादा रिफाइन किया, हुँ। और उसके बाद में ममता बनर्जी को भी वही सिस्टम जो है वो विरासत में मिला, जिसको उन्होंने लगातार अपोज़ किया चलाए था रखा। और उन ब इस सिस्टम को उन्होंने पहले अपोज़ भी किया था, इस नहीं, तरह के सिस्टम को। जो सत्ता में रहेगा, वो जो बाहर रहेगा तो वो तो अपोज़ ही करेगा, जो सत्ता में नहीं है, नहीं, वो हम उस वक़्त की वो बात क्योंकि करें जब उसके ममता सत्ता में नहीं थी, ज्योति तो बसु की उस बात। हाँ, उस समय ममता रिसीविंग एंड पे थी। हाँ, तो ममता ने वही किया, जो एक ऑपोज़िशन को करना था। जो ममता जो आज बीजेपी कर रही है। जो आज बीजेपी कर रही है, हुँ, और वहाँ पे ये स्थिति होती है, मेरे को अच्छी तरीके से याद है 2019 का जब चुनाव में कवर करने गया था, तो हुँ, वहाँ पे अमित शाह का रोड शो था। हुँ, और जब अमित शाह का रोड शो में कवर कर रहा था, वहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर कॉलेज है, वहाँ उसको वहाँ के आस-पास जो है हुँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में पथराव हो गया था। हुँ, और उसके बाद उनको जाना था स्वामी विवेकानंद के घर तक, हुँ, और वहाँ से वो रोड शो खत्म होना था। तो मैं वहीं पे जहाँ पे वो उसका खत्म पॉइंट था, हुँ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड से, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था। ठीक है। और मैंने ये देखा कि अमित शाह वहाँ आए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के घर के दर्शन किए और वहाँ से निकल गए। हुँ, और जैसे ही वो निकले, उसके बाद में जो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बीजेपी की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा पीछे छपा हुआ था, वो सारी टी-शर्ट खोल-खोल के जो है अपने जेब में भरने लग गए। तो मैंने एक आदमी से, वहाँ पे एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, मैंने उनसे पूछा हुँ, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप टी-शर्ट क्यों नहीं पहन रहे हैं? हुँ, तो उन्होंने ये कहा कि भैया, अगर ये टी-शर्ट पहन के मैं इस लाल बत्ती से उस लाल बत्ती तक जाऊँगा तो पिटा जाऊँगा। अच्छा। तो ये स्थिति वहाँ पे बंगाल की है। इस तरीके की जो है सोसाइटी में राजनीतिक दलों का इस किस्म का दखल है। हमने हुँ, ऐसे इंसिडेंट भी सुने हैं कि वहाँ पे वोटिंग नहीं करने देते हैं लोग, जो बाकायदा, अगर आप ये समझिए कि ये अगर उस सत्ताधारी पार्टी को पता है कि ये वोट बैंक जो है हमारा नहीं है, ये पर्टिकुलर सोसाइटी जो है यहाँ पे वोटर्स हमारे नहीं हैं, हुँ, तो इस सोसाइटी में सुबह 7 बजे से ताला लग जाता था। बाहर नहीं आप निकलते थे लोग। वोट ही करने नहीं जा पाएँगे। आपको दूध चाहिए, राशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो पार्टी का जो दादा है वो आपको वहीं ला के गेट पे देगा, लेकिन आप वोट करने बाहर नहीं निकलेंगे। हुँ, तो इस किस्म का जो चुनाव मैनेजमेंट है वो टीएमसी कर रही है अभी। ये पहले सीपीएम ने भी वहाँ किया, हुँ, तो इसलिए हम उसको पार्टी सोसाइटी बोलते हैं। हुँ, तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का लगाने का मतलब ये था कि वो जो पार्टी के दादाओं का जो भय है, उसको थोड़ा-सा काउंटर बैलेंस किया जाए। एक जनता में ये भरोसा दिया जाए कि अगर आप सत्ताधारी पार्टी के विरोध में निकल के वोट करते हैं, हुँ, तो आप जो है सुरक्षित रहेंगे। आपकी सुरक्षा की एक ज़िम्मेदारी जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के पास में हुँ, है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 का इलेक्शन, 2021 का इलेक्शन, जब इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने पड़े हैं बंगाल में। हुँ, और वो एक साथ जाके कहीं पे कलकत्ता में, कहीं दूसरे राज्यों में जो बीजेपी के सत्ताधारी राज्य हैं, वहाँ पे जाके रूम लेके रहे हैं। पार्टी ने उनको रखा है, रखने की व्यवस्था की है, क्योंकि बड़े पैमाने पे उसके बाद में राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू होता है। बहुत और ये ज़्यादा। हमने वहाँ पे देखा है। तो हिंसा जिस तरीके से गुथी हुई है हुँ, बंगाल के इलेक्शन में, तो वैसे में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का लगाना, और उस तरीके से दूसरा बड़ा फैक्टर जो सूरज, वो है एसआईआर का। हुँ, और जो वोटिंग परसेंटेज हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार, वो उसमें एक बड़ी भूमिका एसआईआर की एसआईआर है। की है। क्योंकि 91 लाख वोटर अगर कट गए हैं, हुँ, लगभग 10% वोट वहाँ से कट गया है। और अब आप ये समझिए, पहले 100 लोग में से 80 लोग वोट डाल देते तो परसेंटेज आता था 80। करेक्ट। अब 100 लोग में से का रह गया है 90 लोग, और 90 में से 80 डाल रहे हैं तो परसेंटेज आ रहा है 90 से ऊपर। तो वोटिंग ऑटोमैटिकली परसेंटेज में जो हमको एक चढ़ाव दिखाई दे रहा है, एसआईआर के कारण। वो एसआईआर उसकी बड़ी वजह है, मतलब एक बड़ी वजह और उसको। हमें ये भी लग रहा है कि ये जो जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है और अगर इस तरह का रिजल्ट हमें 4 तारीख को दिखाई देता है तो एसआईआर को
बिल्कुल अपोज़ बड़ा किया फैक्टर जाएगा, माना बहुत बड़ा जाएगा फैक्टर माना क्योंकि जाएगा। ये बिहार के बाद में दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पे एसआईआर होने के बाद में वोटिंग हुई है और हुँ, वहाँ पे जो नतीजे हैं उनको तमाम चश्मों से देखा विश्लेषित किया जाएगा। जाएगा, देखा जाएगा तो हुँ, उसमें से एक चश्मा जो है हुँ, वो एसआईआर का भी। हुँ, तीसरी बड़ी बात ये है कि बीजेपी ने बार-बार जब मैं वहाँ पे बात कर रहा था जो कि वहाँ पे ग्राउंड पे जो लोग हैं, हमारी भी 2 टीमें लगातार रहीं वहाँ पे ग्राउंड पे, हुँ, अभिनव कवर कर रहे थे, बाद के दौर में सौरभ भी गए कवर करने के लिए। हुँ, और वहाँ पे जो मेरे पुराने पत्रकार साथी हैं, जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने इस बार की रणनीति में अपनी पुरानी जो भूलें हैं, उनसे सबक लिया। कौन-कौन से भूल है? और पिछले दौरान में बीजेपी का असर्शन बहुत ज़्यादा था हुँ, कि हम आ रहे हैं और हम लड़ेंगे टीएमसी के साथ में और ऐसा-वैसा। तो बीजेपी ने इस बार जो है बहुत अंडरग्राउंड जो है, अंडर करंट के ऊपर काम करना शुरू किया है हुँ, और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर। हुँ, इसी वजह से चुनाव शुरू होने से 3 महीने पहले तक हमको बीजेपी का कोई बहुत पक्ष में माहौल नहीं दिखाई दे रहा हुँ, था। ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि बीजेपी के पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ममता के जैसा करिश्मा बंगाल में है, उस तरीके का करिश्मेटिक लीडर बीजेपी के पास में वहाँ नहीं पे है। नहीं है। दिलीप घोष हैं, लेकिन दिलीप घोष पुराने पार्टी कार्यकर्ता हैं, पुराने समय से बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका उस किस्म का करिश्मा नहीं है, जो कि ममता बनर्जी का माना जाता है। उसके हुँ, अलावा ममता बनर्जी एक फ़ियर्स कैम्पेनर है। वो हुँ, लगातार जो है रैली पे रैली करती चली जाती हैं, वो थकती नहीं है, उनमें हुँ, एनर्जी इस किस्म की है। हुँ, तो उन वैसे एनर्जी को कैंपेन में मैच करने के लिए बीजेपी के पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं। नहीं दिखाई दे रहा था। बीजेपी की पूरी कैंपेन स्ट्रेटजी जो है, हुँ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित अमित शाह शाह के के ऊपर। इर्द-गिर्द ही घूम चलिए। रही थी। और इसके अलावा बीजेपी ने हालाँकि अपने सारे के सारे बड़े मंत्री वहाँ पे बड़े जो इन्फ्लुएंशियल सांसद उनको लगते हैं वो उतार दिए थे हुँ, और तमाम बीजेपी की मशीनरी वहाँ पे लगी हुई थी मशीनरी। उसके बावजूद जो है वहाँ पे टीएमसी का मुकाबला करना टेढ़ी खीर थी। तो इसमें मेरे को बार-बार ये बताया जा रहा था कि हुँ, बीजेपी माइक्रो मैनेज बहुत अच्छे से कर रही है। हुँ, बूथ लेवल पे जो बीजेपी का मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है। और जो क्योंकि आपको पता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वगैरह कवर करता रहता हूँ, तो मेरे कुछ जो ऐसे साथी हैं जो कि इस फील्ड में काम करते हैं हुँ, इंटेलिजेंस वगैरह में, हुँ, उन्होंने मेरे को ये बताया था कि नॉर्थ बंगाल का जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ था, उस समय वो ये देख रहे थे, उनका एनालिसिस ये कह रहा था, इंटेलिजेंस का एनालिसिस ये कह रहा था कि नॉर्थ बंगाल का इलेक्शन होने के बाद बीजेपी को एक एज है। जैसा अ, अमित शाह ने कहा भी कि हाँ। 110 सीटों से ज़्यादा वो जीत रही हाँ, हैं, वो एक एज 152 जो है सीटों वो से। दिखाई दे रही थी। ये तुरंत बाद वोटिंग के तुरंत बाद जो है हुँ, मैंने बात की थी। आप ये समझिए कि मुर्शिदाबाद जैसी जगह जो कि बीजेपी का वो टीएमसी का बेस्टन माना जाता है, हुँ, जहाँ पे माइनॉरिटी वोट जो है बहुत साइज़ेबल है और इफेक्टिव है। हुँ, वहाँ पर मैं वहाँ पे ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मुर्शिदाबाद में हो सकता है बीजेपी जो है वो अपना खाता खोल ले, 6 से 7 सीटें वहाँ पे तो जीत जाए। क्या वहाँ महिला फैक्टर आ सकती है कि महिला बहुत फैक्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ है? मैं जब ये पूछ रहा था कि महिला फैक्टर क्योंकि टीएमसी के हुँ, पक्ष में पूरी तरीके से काम करता है, हुँ, हुँ, तो वैसी स्थिति में क्या महिलाएँ वोट इस बार टीएमसी को नहीं डाल रही हैं? जी, और मैं दूसरी बात जो जो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग लग रही थी, वो ये लग रही थी क्या बीजेपी क्योंकि बांग्ला सोसाइटी जो हुँ, है उसने अपने सबक जो हैं बहुत कड़वे सबक लिए हैं। हुँ, वो ख़ास तौर पे आज़ादी के वक़्त में जिस किस्म के दंगे वहाँ पे हुए हुँ, पूरे के पूरे बंगाल ने जिस तरीके से उन दंगों को देखा, नवाखली तो एक छोटा-सा उदाहरण है। हुँ, पूरे बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में जिस किस्म की मारकाट हुई, हुँ, वो एक स्मृतियों में इस तरीके से नत्थी है बंगाल के कि हुँ। बंगाल की सोसाइटी ने उसके बाद में ये धार्मिक पोलराइज़ेशन को कभी राजनीतिक तौर पे स्वीकार नहीं किया। लेफ्ट क्योंकि के वक़्त तो बिल्कुल ही नहीं किया हाँ, था। और ये पूरा लेफ्ट का शासन का लेफ्ट एक बड़ी कामयाबी ये बताती है कि हमारे 34 साल के शासन में हमने कहीं दंगा नहीं नहीं होने देखा। दिया हुँ, बंगाल में। हुँ, तो वो बंगाल की सोसाइटी जो है, हुँ, उसमें इस किस्म का पोलराइज़ेशन अगर हो रहा है हुँ, या होने की संभावना है, तो मैं बहुत क्यूरियस था कि क्या वहाँ पे एक धार्मिक पोलराइज़ेशन बंगाल में इस बार वोटर्स में देखने को मिल रहा है या नहीं? हुँ, तो उसमें मिक्स सी राय थी, कई लोग कह रहे थे कि वो इस किस्म का पोलराइज़ेशन हो रहा है, हुँ, कई कह रहे थे कि नहीं हो रहा है। तो हुँ, पोलराइज़ेशन जो लोग क्लेम कर रहे थे कि पोलराइज़ेशन हो रहा है, हुँ, तो हुँ, उनका ये स्पष्ट तौर पे कहना था कि उसमें महिलाएँ भी जो हैं वो पोलराइज़ हो रही हैं। हुँ, वो जो है जितना जिस तरीके से एक तरफ़ा वोट दीदी को जाता था महिलाओं का, उस तरीके से नहीं जा रहा है। अच्छा। तो ये दूसरी बड़ी बात है। हुँ, तीसरा बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ, तो बीजेपी ने ख़ास तौर पे जो बंगाल का 60 लाख के तकरीबन की वर्कफ़ोर्स जो है, वो पूरे भारत में इधर-उधर काम करती है। उसको तो बीजेपी शासित राज्यों ने ये ख़ास तौर पे ध्यान दिया कि उनके यहाँ पे जो बंगाली जो काम कर रहे हैं, प्रवासी मज़दूर हैं, प्रवासी कामगार हैं, हुँ, उनको वो व्यवस्था करवाए, उनको गाँव भेजे और उनसे वोट डलवाए। और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है, वो बीजेपी को जाने की संभावना, ऐसी उम्मीद जो है हुँ, जताई जा रही है। तो ये और चौथी बात ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं।
तो वेलफेयर स्कीम्स में इन्होंने वेलफेयर स्कीम जो ममता बनर्जी की तरफ से ऑफर की जा रही थी या जो अभी तक चल रही थी, चाहे लक्ष्मण लक्ष्मण भंडार है, चाहे अन्य किस्म की स्कीम है, ज्यादातर वुमन सेंट्रिक स्कीम्स वहां पे हैं। हुँ, तो बीजेपी ने उस पर ये सीधा कह दिया, चाहे कि बेरोजगारी हम भत्ता है 2 गुना वो देंगे दो उसको। गुना देंगे। तो हुँ, ये भी एक जो है इंट्रिगिंग पॉइंट है। तो इस तरीके की स्थिति बनती है। तो बंगाल में अंत में जाते जाते बीजेपी हमको हुँ, फाइट में आती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। हमारे सामने जो ये एग्जिट पोल अभी हैं, इसमें हम ये एक ऐसी स्थिति देखते हैं जिसमें नेक टू नेक टक्कर है हुँ, कि लगभग एग्जिट पोल इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं कि या तो जो मतलब अगर टीएमसी भी नहीं आ रही है, हुँ, तो टीएमसी 100 से ऊपर जो है 140 के आसपास का आंकड़ा वो भी छू पहुँच रही जाएगी। है। तो 148 है शायद वहाँ पे हुँ, बहुमत का बहुमत आंकड़ा। 148 है। 148 है जी, बहुमत का आंकड़ा, है ना? जी, 294 सीटों में से। जी। तो 130, 140 के आसपास वो टीएमसी को भी दिखा रहे हैं। हुँ, लेकिन सूरज मेरी जो समझदारी बनती है, वो ये हुँ, बनती है कि 2011 का इलेक्शन भी मैंने बहुत करीब से देखा था बंगाल का। हुँ, और मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जब परिवर्तन बंगाल में होता है, या उसके बाद से ही 2011 के बाद से ही, और या मतलब आप ये समझ लीजिए कि 77 के बाद से ही बंगाल ने जो हुँ, भी मैंडेट दिया है, वो हुँ, डिसाइसिव मैंडेट दिया है। एक तो इस तरफ़ा। किस्म का मैंडेट जो है, जो हमको एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि हुँ, 125 से 140 के बीच में टीएमसी हुँ, और बीजेपी एकदम मतलब बहुमत या बहुमत से थोड़ा-सा 2-4 सीटें आगे-पीछे, हुँ, ऐसा मैंडेट जो है उसकी उम्मीद मेरे को कम लगती है व्यक्तिगत तौर पे। ये बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत राय है ठीक है। और वो सिर्फ़ मेरे इतिहास बोध पे ही आधारित है। जैसा इतिहास बोध, जैसा इतिहास मैंने राजनीतिक इतिहास इस सूबे हुँ, का पढ़ा है, हुँ, हुँ, उसके आधार पे ही मेरे को ये लगता है कि इस किस्म की स्थिति नहीं आएगी। हुँ। अगर टीएमसी को भी मिलेगा तो 180 से ऊपर, मतलब एक स्पष्ट बहुमत मिलेगा। अगर बीजेपी को भी मिलता है तो एक स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों ऐसा ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है कि दोनों को बहुमत नहीं है हाँ। और ऑपरेशन लोटस चलाने की हाँ, संभावना वगैरह संभावना जो है वो बन जाती है। हुँ, ऐसी स्थिति जो है मेरे को बंगाल में आती हुई नहीं दिख रही है। नहीं दिखाई दे रही है। जो भी बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। दोनों में से किसी भी तरफ जो हुँ, बैठेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, जिस भी करवट बैठेगा बहुत स्पष्टता के साथ में बैठेगा। ऐसा ढुलमुल जैसी स्थिति नहीं बंगाल में नहीं आती, क्योंकि इतिहास में बंगाल ने इस किस्म के मैंडेट नहीं देखा। दिए हैं। और मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब मेरी ये समझदारी है, बहुत मतलब मेरी व्यक्तिगत समझदारी है, एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते जो मैं एनालाइज़ कर पा रहा हूँ मतलब वो ये सुल्तान है। ये कहना चाह रहे हैं कि साहब बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा, या तो ऊँट इस करवट बैठेगा या इस करवट बैठेगा। हाँ, तो ये मोटा-मोटी बात है। हुँ, तो ये जो अभी तक मेरे को इस पूरे के पूरे एग्ज़िट पोल में समझ में आ रहा है, वो हमने आपके सामने रखा है। एग्ज़ैक्टली तो तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुल्तान ने आपको मोटा-मोटी समझाई, कुछ फैक्टर्स आपको गिनवाए कि किन-किन फैक्टर्स के कारण जो तस्वीर आपको दिख रही है कि भाजपा 2 तिहाई बहुमत के साथ आ रही है बंगाल में और जैसा अमित शाह ने दावा भी किया और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है सुल्तान अगर आप देखेंगे भी कि अमित शाह ने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी पहले चरण की वोटिंग के बाद किया हो। हमें जहाँ पे हम लोगों ने बिहार में देखा कि बहुत ही तेज़ तर्रार होके एनडीए सरकार आई, वहाँ भी अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई देता देखिए, लेकिन अमित शाह के लिए बंगाल थोड़ा जो वो है कि एक एक इस किस्म का चुनाव है, जो कि हुँ, मतलब आप ये समझिए कि उसको जीत लेना अमित शाह का बहुत पुराना समय का सपना रहा है। हुँ, अमित शाह ने बार-बार बोला भी, जब 2019 के समय भी उनसे पूछा गया कि अब तो आप भारत में पूरी तरीके से बहुमत में आ गए हैं, कई हुँ, राज्यों में आपकी सरकार चल रही है। हुँ, तब अमित शाह का स्पष्ट कहना था कि मैं अपने आप को तभी एक चुनावी रणनीतिकार मानूँगा, जब हुँ, मैं बंगाल और केरल में जो है बीजेपी की सरकारें ला पाऊँ। हुँ, और वो बंगाल में लगातार उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दिए थे। 2019 में उसका हमको पहले ट्रेंड मिला था, जब 18 सीटें अचानक से बंगाल से आई बीजेपी थी। की आई थी। और उसके बाद में लगातार हमने ये देखा 2024 के चुनाव में, हालाँकि बीजेपी उस किस्म का प्रदर्शन जो है नहीं वो कर पाई। रिपीट नहीं कर पाई। हुँ, लेकिन और उसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में ये माना जा रहा था कि दीदी की जो पकड़ है बंगाल में, वो फिर से मजबूत होती हुई हमको दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार इंटरवीन करने की हुँ, कोशिश की थी, उसके बाद में बीजेपी के कई नेताओं ने वापस से जो है अपना पाला बदल लिया था। बाबुल सुप्रियो हैं, हुँ, जो कि वापस टीएमसी के पाले में जाके बैठ गए थे, और हमको ये देखने को मिला था कि शायद बंगाल में जो है बीजेपी की दीदी की पकड़ जो है उतनी ही मजबूत है, और मजबूत बीजेपी है। ने जो काम किया था वो डिसमेंटल हमको होता हुआ दिखाई दे रहा था। हुँ, लेकिन इस बार हमको जिस तरीके से बताया गया कि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट ज़्यादा कर रही है, हल्ला कम कर रही है, और उसने पोलराइज़ करने की कोशिश की, रामनवमी के जो पोज़ीशन हुँ, है वो निकाले, और एग्ज़ैक्टली। तमाम एक लंबी प्रोसेस जो है वहाँ पे पोलराइज़ेशन की बीजेपी ने करने की कोशिश की, और हिंदू-मुसलमान का जो ध्रुवीकरण है उसको करने की कोशिश की बंगाल बीजेपी ने। में बीजेपी का लगभग जो आप देखोगे वुमन फैक्टर को हटा के वो ध्रुवीकरण पे की ही ही राजनीति नीति है है, कंप्लीटली। और ये बिल्कुल वो उस पूरे के पूरे राजनीति की उलटबाज़ी है, जो कि 1947 में एक बंगाल का सबक था। हुँ, एक बंगाल की जो एक स्थायी और साझा स्मृतियों में जिस तरीके से एक
धार्मिक हिंसा की स्मृतियां जुड़ी हुई थी, उसके बाद में बंगाल की एक पीढ़ी ने उस पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया। लेकिन अब जो है हमको वो लगातार दिखाई दे रहा है कि बंगाल में हो सकता है कि ये वाला चुनाव जो है आज़ादी के बाद में और कम से कम पिछले 4 दशक के बाद में कोई ऐसा चुनाव है जो कि धार्मिक पोलराइजेशन के ऊपर टिका लड़ा है। जा रहा है या लड़े जाने की कोशिश की जा रही है, वो नेगेटिव तरीके से फैलाया जा अब रहा है। कोशिश तो क्या ही की जा रही है, अब तो फैसला बस पेटी कोशिश में गई, बंद की गई। की गई अब चलिए मैं ये ये ग्रामीण ये सूरज कई बार ग्रामीणाइज़ हो गए हैं, तो इसको थोड़ा-सा ठीक हाँ, की गई भाई। हाँ, तो हाँ, गई, हुँ, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। हुँ, साहब तो ये कुल जमा बात है जो आपके सामने आया है बंगाल के एग्ज़िट पोल को लेकर और असल रिज़ल्ट क्या होता है वो 4 मई को आएगा और वो 4 मई भी हम लोग लाइव जाने वाले हैं सुबह 7:30 बजे। इसके अलावा बंगाल में जो 2 टीमें हमारे 2 साथी जो हैं वो हुँ, बंगाल में भी मौजूद हैं। आज भी चुनाव के दिन वोटिंग कवर कर रहे थे क्योंकि वोटिंग में बड़े पैमाने पे बंगाल में हिंसा का इतिहास रहा है। हुँ, और वो अपनी राय जो है अपना अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे कि उन्होंने ग्राउंड पे क्या देखा, उन्होंने क्या समझा। क्योंकि हम कितना भी आपसे दावा करें लेकिन हमारी बातचीत जो है वो फ़ोन पे ही हो रही थी और उसमें हर आदमी की अपनी-अपनी किस्म की राय होती है। जो आदमी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करता है उसकी समझ ज़्यादा बेहतर होती है, हम ऐसा मानते हैं। तो चलते-चलते हम आपको एक बार ट्रेंड जो है वो वापस बता देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कंक्लूड करते हैं। हाँ, तो अभी हमारे पास में जो है उसमें जो एग्ज़िट पोल हमारे पास में कुल मिला के 7 एग्ज़िट पोल हैं, जिसमें चाणक्य स्ट्रेटजीज़ जो है उसने 130 से 140 सीट दी हैं टीएमसी को और बीजेपी को दी है 150 से 160 सीट, 0 से 5 सीट दी गई हैं अन्य को। उसके अलावा प्रजा पोल ने एक 85 से 110 सीट दी हैं टीएमसी को, 178 से 208 का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में दिया है प्रजा पोल ने और 0 से 5 सीट जो है अन्य को दी गई हैं। पी मार्क ने 118 से 138 सीट जो हैं वो टीएमसी को दी हैं, 150 से 175 बीजेपी को दी हैं और अन्य को एक भी सीट नहीं दी है। और इसके अलावा मेट्रीज़ ने 125 से 140 सीट दी हैं टीएमसी को, 146 से 161 सीट दी हैं उन्होंने बीजेपी को और 6 से 10 सीट उन्होंने अन्य के खाते में दी हैं। और इसके अलावा पी मार्क हमने बताया आपको 118 से 138 और 150 से 175 बीजेपी ये स्थिति अभी बन रही है हमारे पास में पोल डायरी में एक 99 से 127 सीटें टीएमसी को दी जा रही है 142 से 171 सीटें बीजेपी को दी जा रही है 5 से 9 सीटें दी जा रही हैं अन्य को। तो ये मोटा-मोटी हमारे पास में विश्लेषण जो है वो बनता है, ये हमको दिखाई दे रहा है एग्ज़िट पोल में और इसी के हिसाब से हमने आपको विश्लेषण किया और नतीजे जो हैं वो असल में क्या आते हैं, वो तो हमको नतीजों के दिन ही पता चलेंगे। हमारे सामने जो भी डाटा है उसके हिसाब से हमने आपको एक विश्लेषण देने की कोशिश की। कोशिश की गई है। बाकी शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। हुँ, देखते रहिए न्यूज़ पंच। शुक्रिया। शुक्रिया।